नमस्कार दोस्तों। आज हम बेटा 10th क्लास का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपका थर्ड चैप्टर क्या है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटा क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक बार आज इसकी बेसिक की क्लास है ओनली। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, आप पढ़ोगे क्या क्या। ठीक है, जस्ट ये देखेंगे और कल से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। आपकी 10th क्लास है बेटा, 10th क्लास का है A pair of linear equation in two variable। बेटा सबसे पहले हमें जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसके बारे में पहले पता होना चाहिए ना कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या है इस चैप्टर में। तो पहले हमें चैप्टर का देखो नाम ही क्लियर नहीं है तो आप पढ़ोगे क्या इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ए का मतलब क्या है? एक। पेयर क्या होता है आपके पास? जोड़ा। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेटा आपके पास पहला शब्द आया आपके पास यहाँ लीनियर। लीनियर शब्द आपने बेटा 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन देखो आपने अब यहाँ पे देखा है तो आप यहाँ पे भी हम आपको लीनियर को एक्सप्लेन करेंगे। लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है an algebraic expression whose highest power is 1। ठीक है, एक algebraic expression जिसकी highest power क्या हो आपके पास? 1 हो, like 5x plus 4। इसकी बेटा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब हम एक बार देख शुरू किया है तो हम एक बार देखते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होता है। लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। उसको क्या बोलते हो आप? लीनियर। या आप इसको बोल सकते हो बेटा डिग्री। ठीक है, क्या बोल सकते हो? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब ही हाईएस्ट पावर होता है। डिग्री का क्या मतलब होता है बेटा? डिग्री का मतलब ही आपके पास क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, या जिसकी हाईएस्ट, जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास? डिग्री बोल सकते हो। डिग्री के केस में आप क्या बोल सकते हो? जिसकी डिग्री 1 हो। आपको कोई लीनियर को एक्सप्लेन करवाए तो लीनियर को क्या बोल सकते हो आप? जिसके हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। यदि ये याद नहीं रहता आप बोल सकते हो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए आपके पास? 1 होनी चाहिए। ये तो बेटा हो गया आपके पास, डिग्री 1 हो गई। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? लीनियर। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक। क्या? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। या आप बोल सकते हो जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास? 2। उसको आप क्या बोलोगे? डिग्री का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर ही आपके पास क्या हो? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। या डिग्री क्या होनी चाहिए आपके पास? 2। उसको आप क्वाड्रेटिक बोलोगे। उसके बाद आता है बेटा क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक होगा बेटा द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। या आप बोल सकते हो जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास? 3। या जिसकी डिग्री क्या हो? 3। बेटा अब इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल ब्रीफली तीनों को कि क्या क्या क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखो आप कैसे डिफाइन करोगे। मैंने लिखा है यहाँ पे x³ प्लस 3x² 9x प्लस 7। ये मैंने क्या लिखी है? आप इसको पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। कौन सा पोलिनोमियल होगा ये? क्यूबिक पोलिनोमियल। या क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो कि एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है जो क्या है? क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब यही होता है जिसकी डिग्री क्या है आपके पास? 3 है। तो आपने देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है बेटा? 3। तो ये कैसा हो गया? क्यूबिक।
यदि बेटा मैं इसकी x की पावर 3 को रिमूव कर देता हूँ, अब आपके पास इक्वेशन बच गई 3x² प्लस 9x एंड प्लस 7। अब कैसे है ये, अब बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि बेटा मैं इसका 3x² भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो आपके पास क्या आ गया ये। अब देखो वेरिएबल की पावर क्या है आपके पास 1, इसको आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो आपने ऊपर पढ़ा क्या है, आपको ये पता चल गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता क्या है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे बेटा? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और कौन सी है बेटा? 2 वेरिएबल के अंदर है। तो आपको एक पेयर का भी पता चल गया, ए का भी पता चल गया, लीनियर का भी पता चल गया बेटा। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे होता है इज इक्वल टू को क्या बोलते हो आप? इक्वेशन बेटा इक्वल शब्द से बना है, इक्वल से ही बना है, इक्वल लिया गया है यहाँ से, और जहां पे आपको इक्वल का साइन लग जाए वो आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन। यदि इक्वल का साइन नहीं है तो ये आपकी इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। यदि ये साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इनका मतलब होता है बेटा में, 2 का मतलब होता है 2, और वेरिएबल बेटा क्या होता है? वेरिएबल बेटा आपके पास यहाँ 2 शब्दों से बना है, वेरी प्लस एबल। अब आप कोई भी काम करने में सक्षम हो उसको क्या बोल सकते हो? आई एम एबल टू डू दिस वर्क। मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या करने की योग्य हूँ। आई एम एबल टू डू दिस वर्क, कि मैं इस कार्य को करने में योग्य हूँ या सक्षम हूँ। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? योग्य या सक्षम, यही दो होंगी। वेरी का मतलब होता है बेटा चेंज, या आप बोल सकते हो बदलना। या अब देखो इस कंप्लीट मीनिंग जो वेरी और एबल है, इसका कंप्लीट क्या मीनिंग होगा? जो बदलने की योग्य हो, या जो बदलने में योग्य हो, जो अपने आप को क्या कर पाए? चेंज कर पाए, या जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, उसको क्या कहोगे? वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल बेटा होता क्या है आपके पास? वेरिएबल क्या होता है आपके पास? जो खुद की वैल्यू को क्या करे? चेंज। तो वेरिएबल जितने भी आपके अल्फाबेटिक टर्म्स होती हैं वो वेरिएबल में काउंट होती हैं, क्योंकि उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। आप देखते हो कहीं पे x इजिकल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, x इजिकल टू कहीं पे 17 आ रहा है, x इजिकल टू काफी बार 8 आ रहा है, एंड x की ही वैल्यू काफी बार बेटा 5/2 एंड सो ऑन काफी पढ़ते हो, इंक्लूडिंग ऑल रेशनल नंबर्स। कोई भी वैल्यू आ सकती है x की। क्या x की कोई वैल्यू फिक्स है? नहीं है, ठीक है। इसको इसलिए हम जितने भी अल्फाबेटिक टर्म्स हैं उनको आप क्या बोलते हो? आप वेरिएबल बोलते हो, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। मैंने कुछ भी नंबर लिखा 7 8 9 4 3, बेटा ये हर जगह 3 का काउंट, अब 3 लिखा है मैंने, इसको आप 3 में काउंट करोगे 1 2 एंड लाइक 3, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं बोल सकते ना, क्या होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट, जो चेंज ना हो, ठीक है, जो चेंज ना हो, या स्थिर। कांस्टेंट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, कांस्टेंट द मोशन इज कांस्टेंट, मतलब वेव मोशन कांस्टेंट। मोशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या हो गया कि वो हिल ही नहीं रहा है, वो स्थिर है एक जगह पे। तो कांस्टेंट उसके लिए यूज करते हो कि इसकी वैल्यू भी क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती है आपके लिए। तो देखो आपके कंप्लीट चैप्टर का क्या मीनिंग निकला? आपने देखा एक जोड़ा, ये 1 पेयर, और लीनियर और इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि लीनियर और इक्वेशन का मतलब ये है बेटा कि आप लीनियर लिखोगे और इक्वल के साइन होगा आपके पास इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब 2, और वेरिएबल का मतलब आपके पास 2 अल्फाबेट मिलेंगे, ठीक है। वो आपकी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब बेटा देखो कुछ चीज समझानी है आपको। अब आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन,
आपके पास ये कंप्लीट है, मैंने अपने पास आया था 9x + 7, उसको आपने बोला ये दिस इज लीनियर, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आप इसको एक लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। रीजन इज दैट क्योंकि इसके साथ ये कैरी नहीं कर रहा किसको, इक्वल को, इसलिए आप इसको क्या नहीं बोल सकते, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कब बोलोगे, यदि यही आपका 9x + 7 इज इक्वल टू 0 होता। यदि 9x + 7 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तब आप इसको क्या बोल सकते हो, इक्वेशन बोल सकते हो कि ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यदि ये इक्वल का साइन नहीं है तो लीनियर आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो इसको, बट नो लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का यूज तभी होता है जब आपके पास ये इक्वल का साइन होता है। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास यही आए, मैं इसको यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ 9x + 7 और इज इक्वल टू 25, समझ रहे हो, 9x + 7 इज इक्वल टू 25। ठीक, ये आपने क्यों बोला कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन है बेटा, क्योंकि देखो लीनियर है, इसके हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास, 1 है, और इक्वल का साइन कैरी कर रहा है, तो आप बोल सकते हो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। आपके पास ये आ गया कि आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। नाउ आपको बताते हैं कि पेयर है किसका है, जोड़ा है किसका है, लीनियर इक्वेशन का। अब जोड़े का मतलब हो गया बेटे ऐसी दो इक्वेशन मिलेंगी आपको, लाइक जैसे मैंने लिखा 5x + 7x = 9। क्या आप इसको, और आगे वाला लिखा मैंने 7x + 9x + 29, एक पेयर आपके पास जोड़ा भी है, लीनियर इक्वेशन भी है इन टू वेरिएबल। बेटा यहाँ तक आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो आप, बट इसको इन टू वेरिएबल नहीं बोल सकते, क्योंकि वेरिएबल ये क्या कैरी कर रहे हैं, ओनली x। ठीक है, x एक सिंगल वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है। इसने क्या बोला है इस चैप्टर में कि दो वेरिएबल्स का यूज करोगे आप व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, इस x की जगह यदि मैं यहाँ y रख देता हूँ, तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर आपने जो लिखा है वो सही है, एक पेयर है, एक जोड़ा है, किसका, लीनियर इक्वेशंस का एक जोड़ा है आपके पास, और किसमें है, टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, ये मतलब हुआ आपके इस चैप्टर का मीनिंग। उसके बाद देखो इसको, अब बेटा लीनियर इक्वेशन तो आ गई, अब इसको सोल्व भी करना होता है। ठीक है, सोल्व करोगे कैसे करोगे बेटा, इसके 4 मेथड्स हैं सोल्विंग के, 4 मेथड्स of solving a pair of linear equation in two variable। क्या कह रहा है, कि इसके 4 मेथड है इसको सोल्व करने के। क्या क्या है, पहला मेथड देखो आप, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है। आपने कोई भी इक्वेशन लिखी, मान लो कोई भी इक्वेशन लिखी है, तो क्या होता है आपके पास, ग्राफिकल मेथड। एक आपके पास क्या होता है बेटा, ग्राफिकल मेथड होता है, जिसके अंदर आप ग्राफ के थ्रू इनकी सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, कितने सॉल्यूशन आए कितने नहीं। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड से आप उसी इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और सेकंड वे होता है बेटा, सेकंड वे क्या होता है इसका, फर्स्ट वे तो क्या हो गया आपके पास, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हो गया, उससे निकाल सकते हो ग्राफिकल मेथड से। सेकंड वे इसका क्या होता है बेटा, एलिमिनेटिंग, ये सेकंड वे है, एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। थर्ड क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, सब्स्टिट्यूटिंग, मान लो आईएनजी लगा देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हो जाएगा, ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। थर्ड फोर्थ आप पढ़ते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
इस बार आपकी सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो आपको इस बार केवल दो ही मेथड पढ़ने हैं, एक तो सब्स्टिट्यूटिंग और एक एलिमिनेटिंग। ठीक है, और एक आपका ग्राफिकल मेथड है। तीन मेथड हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है आपके पास। अब इसकी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि आपके पास जब दो जोड़ा है तो आपसे ये पूछेगा ये जो लाइन जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। पूछेगा क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होगा। थर्ड आपसे पूछता है यदि इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट है तो थर्ड मेथड और भी आता है इसका, क्या होगा कि या ये लाइंस हैं ये क्या हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो इसके लिए ग्राफ बनता है। पहले ये देखो इंटरसेक्टिंग कब होगा। तो बेटा इन जो आप इक्वेशन पढ़ते हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c। यहाँ पे a1 b1 और देयर इज c1। ठीक है, इसकी फर्स्ट इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ये होती है। तो दो हैं तो आपको देखो यही पढ़ना पड़ेगा, a2 एंड दिस इज b2y एंड दिस इज c2। अब देखो आपके पास लीनियर है, इनकी पावर्स क्या है, आपके पास 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। पेयर है, दो जोड़े हैं। टू वेरिएबल, आपके पास दो वेरिएबल भी है। ठीक है, तो ये इन दोनों की क्या होती है बेटा, इसकी जनरल फॉर्म होती है जिसमें आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 मानते हैं। तो बेटा इस जनरल फॉर्म को देख के हम एक बार देखेंगे कि कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसिडेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग। आप यहाँ लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग कब होगा कि इसका ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, कब होगा ऐसा। तो बेटा इसकी जनरल इक्वेशन में लिखता हूँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहाँ पे लिखता हूँ a2x प्लस b2y एंड देयर इज c2। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होने के लिए पहले तो आपके पास ये इक्वेशन होनी चाहिए। ये इक्वेशन कब होगी इंटरसेक्टिंग, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्या आपका c1 अपॉन c2 ये इक्वल होंगे, नोट। ये तीनों जब आपके इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। तो बेटा इंटरसेक्टिंग के लिए आपने कंडीशन देख ली कि इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 क्या नहीं होंगे, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या क्या बता दिया। एक एग्जांपल लेंगे इसी का, उसके माध्यम से देखेंगे कि क्या जो हमने पढ़ा है वो सही है या गलत है, या आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है बेटा, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये पूछता है सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वही उसी का क्या होता है, सॉल्यूशन। अब मान लो ये दो लाइन है और ये ऐसे जा रही है, तो बेटा जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ही इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो यदि मैं इस लाइन को ऐसे मानता हूँ तो भी मेरे पास एक सॉल्यूशन आया। तो इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग वी कैन से दैट वी हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा रहेगा बेटा, यूनिक रहेगा। यूनिक का मतलब, यूनिक शब्द का प्रयोग तब करते हो तब आप बोल सकते हो, यूनिक का मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। आपके पास जब एक सॉल्यूशन होता है तब आप उसका यूज करते हो। आप रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके ग्राफ को लेके बैठो, कभी पजल हो तो पजल होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप देखो जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन तो देगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो दोस्तों अब हम देखो आपने
क्या देखा है कि आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन थी, आपके पास ये जनरल फॉर्म होती है, उसके बाद आपकी ये कंडीशन होती है, बेटा इंटरसेक्ट करेगा वही आपका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। यदि इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन आएंगे कहाँ से? तो जब आपको बता दे नाम इंटरसेक्टिंग हो गया तो आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसका सेकंड बनता है कोइंसिडेंट। क्या बनता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होता है? अब देखो पहले तो आप कोइंसिडेंट का अब रटना नहीं है, आप पहले बात तो ये देखो, मैथ इजी लगने लग जाएगा। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक, मान लो कोई लाइन है और इसी के ऊपर एज इट इज इसी के ऊपर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं। आपको लगा कि मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की है, लग रहा है, तो उसी को क्या बोलोगे? एक लाइन के ऊपर एक लाइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा इन केस? क्या किसका केस हो जाएगा? कोइंसिडेंट का। कोइंसिडेंट के केस में अब आप ये देखो कि एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। देखो आप कितने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं हर पॉइंट। इसका देखो ये तो अपना मोटा है थोड़ा सा, देखो कितना मोटा डॉट बन रहा है, लेकिन देखो हर पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो रहा है दूसरी लाइन से, हर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, हर पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे आपके पास बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो आपने रटा भी नहीं, आपने केस देखा, केस देखने के बाद आपको पता लग गया कि इसका क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल फॉर्म आपके पास वही रहेगी बेटा, a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। इसके अंदर क्या होगा? a1 by a2 इक्वल रहेगा b1 by b2 रहेगा, लेकिन c1 by c2 नहीं रहेगा, ठीक है। इस केस के अंदर आपकी लाइन क्या रहेगी? कोइंसिडेंट रहेगी। ये याद रखना, जनरल इक्वेशन इसकी होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यहाँ a2x प्लस b2y एंड इज इक्वल टू c2। अब आपके पास ये जनरल फॉर्म है, इसका a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 क्या नहीं होना चाहिए? एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। a1 by a2 एंड b1 by b2 एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। ये केस आपका किसका बन जाएगा बेटा? कोइंसिडेंट का केस बन जाएगा, ठीक है। किसका केस बन जाएगा? ये कोइंसिडेंट का। अब देखो, अब आपको सॉल्यूशन का भी पता चल गया, कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन कितने होते हैं उनका भी पता चल गया, कंडीशन क्या होनी चाहिए ये भी पता चल गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है? एक केस बनता है इसके पैरेलल। पैरेलल कैसे याद करोगे? यदि एक लाइन ऐसे है और सेकंड लाइन इसके पैरेलल ऐसे चल रही है, तो बेटा ये कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी। आपने ट्रेन का एग्जांपल सुना होगा, ट्रेन की पटरियों का एग्जांपल सुना होगा। आपने अपनी गाड़ी को देखो, आपकी गाड़ी है, उसके दोनों टायर हैं, वो भी तो क्या चलते हैं? पैरेलल चलते हैं ना। देखो यदि आप उसको थोड़ा सा कर्व करोगे तो दूसरा टायर उसके साथ कर्व होगा, आपको इस साइड लेनी है तो। यदि इस साइड आपने इतना कर्व किया तो आपका इस साइड से भी इतना ही कर्व होगा, होगा या नहीं होगा? तो वो दोनों टायर भी आपके किससे कैसे चलते हैं बेटा? पैरेलल चलते हैं। तो क्या वो रास्ते में ऐसे 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 करके चल रहे हैं क्या? तो ये आपका टायर चल रहा है एक टायर, तो ये तो है नहीं, दूसरा टायर इसके ऐसे 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 करके चल रहा है, ऐसे तो नहीं चलते। वो भी क्या चल रहे हैं? पैरेलल। पैरेलल चल रहे हैं तो क्या उनकी लाइन जो बन के जाती है, क्या वो आपकी इंटरसेक्ट करती है कहीं भी? कहीं भी नहीं करती ना। तो क्या हो गया? कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो इसके क्या आ जाएगी? डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो? नो सॉल्यूशन, कि इस इक्वेशन की कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो खामखा परेशान ना हो कि इसके सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में लगे रहो, इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ये आपका केस हो गया पैरेलल का, ठीक है। उसके बाद आपने सॉल्यूशन की बात की, आपने देखो इसका लाइन को देखा और लाइन को देख के आपको पता चल गया कि इसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, रटना पड़ा। यदि लाइन पैरेलल है तो उसके सॉल्यूशन कहाँ से होंगे? तो उसका बेटा एक उसकी वही आपके पास क्या रहेगी? जनरल फॉर्म रहेगी a1x प्लस b1y एंड इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y एंड इज इक्वल टू c2।
इसके अंदर A1 A2 के अंदर क्या रिलेशन रहता है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। यही इक्वल, ये A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 आपस में क्या होते हैं आपके पास बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपके पैरेलल का केस बन गया। आपने मेथड पढ़ ली, अब हम पैरेलल का इंसिडेंट का और उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा 3x प्लस 5y इक्वल टू 9। यहाँ पे लिखता हूँ 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 70। मेरे को ये बताओ, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले तो कंपेयर करना है इसकी जनरल फॉर्म से। यदि इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ और इसको सेकंड मानता हूँ तो आपके पास जनरल फॉर्म क्या होती है, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और यहाँ पे A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। यही होता है आपके पास। कंपेयर कैसे करोगे आप? आपके पास देखो x है, यहाँ भी x है, आपके पास A1 क्या है, मैं लिख सकता हूँ 3 आएगा, उसके बाद B1 क्या आएगा आपके पास 5 आएगा एंड C1 क्या आएगा आपके पास 9 आएगा। अब देखो ये आपके पास आ गया। अब देखो आपके पास A2 क्या आएगा, A2 आएगा 8, B2 क्या आएगा आपके पास 7 और आपके पास C2 क्या आएगा 70। ये आपको इसको उसमें बताया है मैंने, आगे आपको ये नहीं बताया जाएंगे कि आप इसको कैसे कंपेयर करोगे। जनरल फॉर्म ही होती है, ये आपके पास क्या होती है जनरल फॉर्म, इसका आपको पता होना चाहिए। ये आपकी क्या है जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये यदि पता है तो आप कंपेयर कर सकते हो। आपके पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 वेरिएबल, यहाँ x की जगह a और b भी मिल सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दो वेरिएबल मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है x ही मिलेगा, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, कोफिशिएंट क्या होते हैं जो वेरिएबल के पहले लगते हैं उनको आप क्या बोलते हो कोफिशिएंट। लाइक मैंने लिखा 9x प्लस 7, तो आपके पास x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, आप बोल सकते हो 9। उसी तरीके से ये x का कोफिशिएंट आपके लिए पहली इक्वेशन का A1, सेकंड का A2, y का कोफिशिएंट आपके लिए B1 और सेकंड इक्वेशन का B2 और थर्ड का C1 का 9 एंड इसमें 17। ओके, तो अब आपको पता लग गया कि ये होता है। अब आप जस्ट इसको मैंने जो बताया है उस मेथड के अंदर लगा के देखो। मैं ऊपर वाली इक्वेशन आप नोट कर लो, मैं नीचे वाले को रफ कर रहा हूँ। ये आपकी किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये हमने खुद से एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, खुद से क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। अब देखो आपके पास A1 बाई A2 B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपको पहले तो लिखना है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा नोट इक्वल है या इक्वल है। तो आपके पास A1 बाई क्या है 3 बाई 8, 5 बाई 7 और 9 बाई 7। क्या A1 बाई A2 B1 बाई B2 की इक्वल है, नोट इक्वल। क्या ये इसके इक्वल है, नोट इक्वल। तो आपके पास क्या केस बन गया कि ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ये केस किसका हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन का। इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो गया कि ये दो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट बता सकते हो सॉल्यूशन कैसे रहेगा, यूनिक। आपके सीबीएसई के पेपर में ऐसे देंगे कि आपको इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, मैनी इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी नहीं। तो आप यदि आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग कब होती है, आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए किस केस में इंटरसेक्टिंग होती है, किस केस में क्या होती है पैरेलल। अब आपको यदि इतना भी पता है ना इंटरसेक्टिंग पैरेलल का सॉल्यूशन आप अपने आप बता दोगे। इंटरसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे करेगी तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक। मतलब यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन। यदि वो पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। पैरेलल तो बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कोइंसिडेंट है तो पूरी लाइन उस लाइन के ऊपर चलेगी, तो हर पॉइंट पे क्या करेगी वो, एवरी पॉइंट पे क्या करेगी उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके क्या हो जाएंगे इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो ये आपका वो केस हो गया।
यहाँ पे मैंने लिखा 2x, यहाँ पे लिखा मैंने 8x प्लस आपने ऊपर लिखा 7y, ये इसका क्या हो जाएगा प्लस मैंने लिखा 28y, या आपका क्या होगा 12 और दिस इज योर 48। ये कैसा है? कहोगे सर इसमें भी सारे अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग केस। लेकिन देखो बेटा 2/8 मैंने देखा, 7/28, 12/48, आपके पास कोई केस बन रहा है? ये बेटा फ्रैक्शन में है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला 1/4, 1/4 एंड दिस इज 1/4, ये इक्वल है। तो आपके पास केस कैसका बना पैरेलल, पैरेलल का केस बनते ही आपके पास सॉल्यूशन क्या है? इसके पास सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, अब मैं तुरंत बता दिया, यदि आपको ये सब सारी चीजें पता है तो आपने तुरंत बता दिया कि इसका क्या नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक केस हो लेते हैं, फाइव एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 12। आगे बेटा यहाँ पे आपने क्या लिया 20x प्लस यहाँ पे 36y इक्वल टू 17। अब देखो आपके पास क्या होगा 5/20, 9/36 एंड 12/17। बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1/4, ये फिर से 1/4, और ये आपका नहीं होगा। तो आप लगा सकते हैं ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं। अब देखो a1/a2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका केस बनता है आपके पास? ये केस बनता है आपके पास कोइंसिडेंट का केस बनता है। कोइंसिडेंट की बेटा सॉल्यूशन आपको जब इतना पता लग गया ना कि इसको देख के कि ये हमारा केस किसका बन रहा है, आपने तुरंत बताया कोइंसिडेंट का केस है तो इसके हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इसके काफी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब हो गए अनगिनत इसके सॉल्यूशन होंगे। ये आपका क्लियर बेटा, आपका ये बेसिक था 10th क्लास का जो हम कर चुके हैं। ठीक, और इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, कल हम बेटा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, 3 एक्सरसाइज हैं इसमें। ठीक है, राधे राधे।